स्टडी IQ वर्ल्ड में आपका स्वागत है। नमस्कार दोस्तों आपके अपने चैनल स्टडी IQ वर्ल्ड में आप सभी का स्वागत है। जैसा कि आप लोगों ने थंबनेल देखा ही होगा कि एसएससी एमटीएस का 2024 का नोटिफिकेशन आ गया है। तो इसमें कुल कितने पद है, कितना एमटीएस का है, कितना हवलदार का है, क्या योग्यता है, क्या आयु रखी गई है, क्या सिलेबस है, इसकी पूरी जो है संपूर्ण जानकारी हम आपको देंगे इस वीडियो में। और उससे जो है आप लोगों का जो ऑनलाइन फॉर्म है वो कैसे अप्लाई किया जाएगा, किन डेट पे अप्लाई किया जाएगा, क्या करेक्शन है, क्या उसमें जो है चेंजेस हुए हैं, इन सभी के बारे में हम आप सबको इस वीडियो में विस्तार से बताएंगे। और इस वीडियो पे आपको एमटीएस के जो सिलेबस हैं उसकी नई क्लास जो है आप सभी को 1 से 2 दिन में मिलने लगेगी। तो उम्मीद करता हूँ कि आप लोग इस चैनल से जुड़ेंगे और अपना जो पढ़ाई है, जो तैयारी है, उसको बखूबी जो है इस चैनल के ज़रिए रिवीजन करेंगे और अच्छे से समझेंगे और अच्छी पढ़ाई करेंगे, ताकि जो है अपने एग्ज़ाम में एक अच्छा नंबर जो है आप स्कोर करें और आपका सिलेक्शन पक्का हो जाए। तो चलते हैं हम अपने वीडियो में और डिटेल से चर्चा करेंगे कि क्या वैकेंसी है, कितना क्या नंबर है और क्या जो है योग्यताएँ हैं। तो फिलहाल हम लोग चलते हैं, डिटेल में चर्चा करेंगे। लेकिन उससे पहले, आगे बढ़ने से पहले आपसे पूछूंगा एक क्वेश्चन यहाँ पर यह है कि 18वीं लोकसभा के स्पीकर के रूप में किसे चुना गया है। आपको बताना है कि 18वीं लोकसभा के स्पीकर के रूप में किसे चुना गया है। आपका पहला ऑप्शन है के सुरेश, दूसरा ऑप्शन है ओम बिरला, तीसरा ऑप्शन है जगन मोहन रेड्डी, चौथा ऑप्शन है जेपी नड्डा। तो सही उत्तर जो है आप लोग कमेंट सेक्शन में कीजिए। सही उत्तर मैं बताऊंगा वीडियो के अंत में। तो चलिए शुरू करते हैं। जैसा कि आप लोग देख पा रहे होंगे कि एसएससी एमटीएस का जो है ये नोटिफिकेशन आ गया है। इसमें जो है आपको मैं डिटेल से बताऊंगा कि कितने तारीख से कौन सा फॉर्म, मतलब कितने तारीख से फॉर्म निकला है, उसकी लास्ट डेट क्या है, एक एक करके सारे इंपॉर्टेंट फैक्ट आपको मैं इस वीडियो में बताऊंगा। तो सबसे पहले हम लोग जान लेते हैं कि एप्लीकेशन कब निकला। आप एप्लीकेशन आप यहाँ देख सकते हैं 27/6/2024 को जो है ये एप्लीकेशन आया है। और जो है लास्ट डेट इसकी जो अप्लाई का लास्ट डेट है 31 तारीख 7वां महीना 2024 को ये लास्ट डेट है। आपको 11 बजे तक टाइम मिलेगा इसको अप्लाई करने का, यानी कि 31 जुलाई को आप जो है 11 बजे रात तक ये फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद आप ये फॉर्म अप्लाई नहीं कर पाएंगे। और यहाँ पर आपको मैं देख देता हूँ, जो बता दूँ कि जो ऑनलाइन फ़ीस पेमेंट का डेट है वो 1/8/2024, यानी कि अगर मान लीजिए आपने कोई फॉर्म कुछ हिस्से तक, मतलब आपका फ़ीस जो है वो ऑनलाइन में सबमिट नहीं कर रखा है, सिर्फ फॉर्म को जो है आपने सबमिट कर दिया है, तो उसके लिए जो डेट होती है वो आपका 1/8/2024 तक मतलब आप फिल कर सकते हैं। जो आप मतलब पैसे का जो पेमेंट है वो 1/8/2024 तक फिल कर सकते हैं। और उसका जो करेक्शन डेट है, अगर मान लीजिए कोई आपके फॉर्म में गलती हो गई या किसी प्रकार का कोई दिक्कत हो गया, तो उसको 16 से 17 अगस्त, आप डेट हमेशा ध्यान दीजिएगा, जो है 16 से 17 अगस्त 2024 के बीच जो है 16 से 17 अगस्त के बीच में आप अपना करेक्शन कर सकते हैं, या जिस मेथड से भी आप करवाएं, या शॉप पे करवाएं या किसी दुकान पे करवाए हैं या साइबर कैफ कहीं भी आप करवाएं, तो वहाँ से आप करवा सकते हैं। और जैसा कि आपको बताया गया यहाँ पर कि सीबीटी एग्ज़ाम डेट पेपर जो है अक्टूबर-नवंबर में होगा। जो सीबीटी होता है, जो कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट इसको कहा जाता है, ये जो है आपका अक्टूबर और नवंबर के बीच ये होगा। अभी तक ये शेड्यूल्ड यही है। और जो पेपर सेकंड होगा इसका नोटिफिकेशन आना अभी बाकी है, ये आगे आपको बताया जाएगा जो है एसएससी स्टाफ के द्वारा। अब यहाँ पर देखते हैं कि जो इसका फीस लगना है वो कैसे क्या है। तो मैं आपको बता दूं कि जनरल, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस, इन लोग का जो है 100 रुपीज़ लगेगा। और वहीं पे एससी और एसटी का 0 है। ऑल कैटेगरी फीमेल का 0 है। जो जितने भी फीमेल होंगे, चाहे वो जनरल के होंगे, ओबीसी के होंगे, ईडब्ल्यूएस के होंगे, किसी भी कैटेगरी की जो फीमेल है उसका कोई चार्ज यहाँ पर नहीं लगेगा। और जो
EWS और OBC और जनरल के मेल हैं उन्हीं का सिर्फ जो है यहाँ पर 100 रुपये लगेंगे। तो उम्मीद है आप लोगों को समझ में आ गया होगा। और ये जो है आप लोग किसी के थ्रू जो है पेमेंट कर सकते हैं, जैसे कि डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, नेट बैंकिंग मोड, ये सब किसी भी तरीके से आप जो है कर सकते हैं। तो आइए आगे चलते हैं हम लोग। अब आपको मैं बता दूं कि यहाँ पर मैक्सिमम एज क्या रखी गई है। यहाँ पर मैक्सिमम एज जो है आपका 18 साल तो होना ही होना चाहिए, सॉरी मिनिमम एज 18 साल होना चाहिए। और ये जो एज लिमिट है वो आप इस जो है यहाँ से एज लिमिट ऑन इस डेट से कैलकुलेट आप करेंगे 1/8/2024 से। आपकी एज लिमिट जो है यहीं से होनी चाहिए। आपको 18 साल मिनिमम होना चाहिए। मैक्सिमम जो है 25 से 27, ये पोस्ट वाइज यहाँ पे इसलिए गया है क्योंकि कुछ पोस्ट ऐसे हैं कि उसमें एज का डिफरेंस है। तो आप लोग नोटिफिकेशन में देख सकते हैं जो है कि कितना कौन सा जो है एज है। फिलहाल आपको 18 से 25 के बीच में होना एकदम अनिवार्य है इस फॉर्म के लिए। 1-2 साल जो ये 27 है वो कुछ पोस्टों के लिए है। अब यहाँ पर जो है एज रिलैक्शन दिया गया है हवलदार रिक्वायरमेंट एग्जामिनेशन 2024 के रूल्स के अनुसार। तो ये आप नोटिफिकेशन में जा सकते हैं, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, ना ही कोई इतना इम्पोर्टेंट पॉइंट है जिसको इसमें कवर किया जाए। हाँ, एक चीज़ और है, इस बार जो एसएससी ने ये टोल फ्री नंबर दिया है आपको। आप यहाँ देख सकते हैं 180030933063। तो ये जो नंबर है आपको अगर किसी भी ये वैकेंसी है इससे रिगार्डिंग आपको किसी भी तरीके से कोई असुविधा होती है तो इस नंबर पर जो है आप लोग टोल फ्री नंबर पे कॉल करके जो है आप अपनी समस्या का समाधान कर सकते हैं। तो उम्मीद है समझ में आ गया होगा आपको। आइए चलते हैं आगे। अब यहाँ पर आपको मैं दिखा दूँ कि कितनी वैकेंसी और कितना टोटल वैकेंसी है और किन चीज़ों में बटा हुआ है। तो यहाँ पर मैं आपको दिखा दूँ कि टोटल वैकेंसी 8,326 वैकेंसी हैं, जैसा कि आप लोग देख पा रहे होंगे। और इसमें से मल्टीटास्किंग यानी MTS मल्टीटास्किंग नॉन टेक्निकल स्टाफ जिसे बोला जाता है उसमें 4,887 वैकेंसी है। और हवलदार पोस्ट के लिए आपके पास 3,439 पोस्ट हैं। ये आपको क्लियर हो गया होगा। अब आप बात कर लेते हैं कि मल्टीटास्किंग में एलिजिबिलिटी का जो क्राइटेरिया है वो हमें क्या पूरा करना होगा। तो यहाँ पर ज़्यादा कुछ आपको नहीं देना है। यहाँ पे क्लास 10th की जो है मार्कशीट आप पास होना चाहिए जो है किसी भी बोर्ड से, और बाकी कुछ भी इसमें विशेष और नहीं मांगा है। ये एसएससी जो है MTS के लिए है। अब यहाँ पर हम देख लेते हैं कि हवलदार पोस्ट के लिए आपको क्या चाहिए। तो हवलदार पोस्ट के लिए भी जो आपको 10th ही होना चाहिए, कोई इसमें बड़ी बात नहीं है। लेकिन इसमें आपको वॉकिंग 1600 मीटर जो है मेल के लिए, आपको मैं यहाँ बता दूँ कि मेल के लिए 1600 मीटर जो है 15 मिनट में आपको अचीव करना है। ये मेल के लिए है, आप ध्यान दीजिएगा। यहाँ पर आपको दिया गया होगा कि 1600 मीटर जो है 15 मिनट में मेल के लिए ये कवर करना होगा, और फीमेल के लिए 1 किलोमीटर 20 मिनट में करना होगा। ये वॉकिंग का जो टेस्ट होगा उसमें है। अब यहाँ पर आप देख लेते हैं कि हाइट क्या मांगी है हवलदार पोस्ट में। आपको मैं बता दूँ ये जो चीज़ है वॉकिंग और हाइट का जो इसमें बढ़ गया है ये एसएससी MTS में नहीं होगा, ये सिर्फ आप हवलदार के पोस्ट में होगा। तो हाइट के पोस्ट में आपको मेल देख लेते हैं यहाँ 157.5 सेंटीमीटर आपका जो है एक होना चाहिए, और फीमेल का जो है 152 जो ये होना चाहिए। और बाकी डिटेल जो है नोटिफिकेशन में आपको मिल जाएगा। चेस्ट जो है 81 से 86 होना चाहिए। ये चीज़ें हैं, बाकी आप बिल्कुल नोटिफिकेशन में देख सकते हैं। इस डिटेल में मैं आपको इतना बता दिया कि जो मेन पॉइंट है वो ज़्यादा ज़रूरी है, वो चीज़ें मैं आपको यहाँ पर बता दे रहा हूँ। बाकी और कोई विशेष जानकारी यहाँ पर नहीं निकल के आ रही है, इतना आपके लिए काफ़ी होगा। तो आइए चलते हैं आगे चलते हैं। अब यहाँ पर देख लीजिए कि जो सिलेबस आएगा वो किस टॉपिक से आएगा और कितने सेक्शन में आएगा ये, और कितने नंबर का आएगा। तो फिलहाल मैं इस सिलेबस के बारे में बता दूं कि न्यूमेरिकल एंड मैथमेटिकल एबिलिटी, ये आप देख सकते हैं यहाँ पर, एक मिनट, यहाँ पर आप देख सकते हैं
कि न्यूमेरिकल एंड मैथमेटिकल एबिलिटी, इसमें आपको जो है प्रॉब्लम रिलेटिंग इंटीगर्स, होल नंबर्स, एलसीएम, एचसीएफ, डेसिमल, फ्रैक्शन, रिलेशनशिप बिटवीन नंबर्स, मतलब जो कोई बड़ी चीज़ नहीं है, मतलब अगर देखा जाए तो बहुत ही आसान से टॉपिक है, कोई बड़ी चीज़ नहीं है। यहाँ पर आप देख सकते हैं रिलेशन बिटवीन नंबर, फंडामेंटल अर्थमेटिक्स, ऑपरेशन, बॉडमॉस थियरम, परसेंटेज, रेशियो एंड प्रोपोर्शन, वर्क एंड टाइम, ये सब चीज़ें बहुत ही छोटी छोटी चीज़ें, अगर आप लोग मेहनत कर लेंगे तो कोई बड़ी समस्या नहीं है इस एग्ज़ाम को आप लोग कंडक्ट करने में और इस एग्ज़ाम को पास करने में। अब आप चलते हैं हम लोग रीजनिंग की तरफ। रीजनिंग एबिलिटी एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग, द क्वेश्चन इज पार्ट ऑफ इंटीडेंट, द क्वेश्चन पार्ट to measure the candidate general learning ability. The question will be board based on alphanumeric series, coding and decoding, analog, following direction, similarities and जो भी चीज़ें हैं यहाँ पर भी कोई बड़ी चीज़ें नहीं है। प्रॉब्लम सॉल्विंग, एनालाइजिंग, एनालिसिस, नॉन वर्बल रीजनिंग, कोई इसमें भी जो नॉर्मल रीजनिंग आती है वही चीज़ें इसमें भी आ रही है। तो ये सब की वीडियो भी इस पर जो है रीजनिंग की जो वीडियो है, जनरल अवेयरेंस की जो वीडियो है, ये दो टॉपिक का जो वीडियो है इस चैनल पर आप सभी को 2 से 3 दिन में आपको मिलने लगेंगे। तो उम्मीद है आप लोग इस चैनल के ज़रिए अपना जो दिक्कत है, जो भी चीज़ें हैं उसको एनालाइज करके इस चैनल पर पढ़ेंगे और अपने जो है प्रॉब्लम्स है उसको दूर करेंगे ताकि एग्ज़ाम्स में आपके लिए कोई प्रॉब्लम ना हो। अब आते हैं जनरल अवेयरेंस में। जनरल अवेयरेंस में देख लीजिए यहाँ पर सोशल स्टडीज़ से जो है हिस्ट्री, ज्योग्राफी, आर्ट एंड कल्चर, सिविक्स, इकोनॉमिक्स, जनरल साइंस, इन्वायरमेंटल स्टडीज़, ये क्लास 10th के स्टैंडर्ड तक ही पूछा जाएगा। ये चीज़ आप ध्यान दीजिएगा, जो क्लास 10th के स्टैंडर्ड होते हैं उसके नीचे ही पूछा जाएगा, उसके ऊपर नहीं पूछा जाएगा। ये चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। अब आते हैं इंग्लिश लैंग्वेज पे। इंग्लिश लैंग्वेज पे भी कुछ विशेष नहीं है। इंग्लिश लैंग्वेज है, वोकेबुलरी है, ग्रामर है, सेंटेंस स्ट्रक्चर है, सिनोनिम्स एंड करेक्ट यूसेज, और यही सब चीज़ें, छोटी मोटी पैराग्राफ है, सिंपल पैराग्राफ, ये सब छोटी मोटी चीज़ें हैं जो इन जो कुछ ज़्यादा बड़ी चीज़ें इसमें नहीं दी है। जैसे पहले सिलेबस बनाया करता था एमटीएस, आज भी वही सिलेबस कंटिन्यू करके रखे हैं। तो उम्मीद है आप लोग को सिलेबस समझ में आ गया होगा और इस चैनल पर आप लोग सब्सक्राइब कीजिए ताकि जो है आपको जो रीजनिंग और जनरल अवेयरेंस की जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है जो यहाँ पर पूछा जाएगा, मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, और जो है अनसीन पैसेज हो गया और इसके लिए इंग्लिश के लिए, या फिर रीजनिंग में हो गया, जनरल अवेयरेंस में हो गया, हर एक टॉपिक से वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो है आप लोगों के लिए यहाँ लाया जाएगा ताकि आप लोग पढ़ सकें और अपने एग्ज़ाम को जो है अच्छी तरह से कंडक्ट करें ताकि जो है आप लोग एग्ज़ाम में क्वालिफाई हों। तो इस चैनल पर आप बने रहिए। आइए चलते हैं हम लोग आगे। आप लोग को मैं बता दूं कि जो एग्ज़ामिनेशन है उसका जो पैटर्न है वो कैसे होगा और एग्ज़ामिनेशन किस तरह जो है अपने एग्ज़ाम को कंडक्ट कराएगा, इसके बारे में मैं आपको थोड़ा सा बता दूं कि एमटीएस जो सिर्फ और सिर्फ कंप्यूटर बेस्ड एग्ज़ाम उसमें होगा। जो एमटीएस का पोस्ट होगा वो सिर्फ सीबीटी के हिसाब से होगा। बाकी हवलदार में जो उसमें होगा एक सीबीई, जो ये सीबीई जो है एग्ज़ाम होगा, और एक सीबीटी, माफ़ कीजिएगा, यहाँ पर फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट और फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट पीएसटी, ये 2 प्रकार के जो टेस्ट और होंगे। जैसे कि मैंने आपको बताया, एक चलना है और एक दौड़ना है। ये चीज़ें यहाँ पर भी कुछ फिजिकल एफिशिएंसी का टेस्ट रखा जाएगा। ये हवलदार पोस्ट के लिए है, एमटीएस पोस्ट के लिए नहीं है। अब आगे चलते हैं हम लोग कि क्या है ये कंप्यूटर बेस्ड जो एग्ज़ामिनेशन कंडक्ट कराया जाएगा वो जो है आपका हिंदी इंग्लिश और 13 लैंग्वेज, रीजनल लैंग्वेज में जो है कंडक्ट कराया जाएगा। और 13 लैंग्वेज कौन सा है, जो है आसामीज़, बंगाली, गुजराती, कन्नड़, कोंकणी, मलयालम, मणिपुरी में मैती और मैथई आते हैं, मराठी, उड़िया और पंजाबी, तमिल, तेलुगु, उर्दू, ये इन सब लैंग्वेज में कंडक्ट कराए जाएंगे। अब आपको आगे लेके चलते हैं, देखते हैं यहाँ पर कुछ और विशेष आपके लिए इम्पोर्टेंट है तो मैं आपको बता दूं। यहाँ पे तो फ़िलहाल कुछ इम्पोर्टेंट नहीं दिख रहा है आपके लिए। आइए आगे चलते हैं हम लोग। अब आपको यहाँ पे मार्किंग के हिसाब से मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ पर मैं आपको ये बता देता हूँ कि
यहाँ पे 2 सेशन में एग्ज़ाम्स होंगे और 2 सेशन जो एग्ज़ाम होंगे, आप यहाँ पर कंफ्यूज मत हो जाइएगा कि जो है सेशन जो 2 दिए गए हैं तो क्या 2 दिन में होगा? नहीं, 2 दिन में नहीं होगा, एक ही दिन में होगा। 45-45 मिनट का जो है ये सेशन होगा। 45 मिनट का सेशन 1 होगा और 45 मिनट का जो है सेशन 2 होगा। तो ये आप लोग इसमें जो है कंफ्यूज मत होइएगा। अब आपको देख लीजिए कि इसमें कितने क्या किसके नंबर आ रहे हैं। मैथमेटिक्स के लिए जो है 20 नंबर 60 मार्क्स के आएंगे। रीजनिंग के जो है 20 नंबर 20 नंबर मैं यहाँ पे बोल दे रहा हूँ, 20 क्वेश्चन 60 मार्क्स के आएंगे, यानी कि एक क्वेश्चन जो है आपका 3 मार्क्स का होगा। 1 क्वेश्चन इज इक्वल टू 3 मार्क्स, यहाँ पर 3 मार्क्स हो जाएगा। तो ये आपका 20×3=60 ये मैक्सिमम मार्क है और ये जो है आपके नंबर क्वेश्चन है। तो 20 मार्क्स जो है ये रीजनिंग और मैथ्स से आएंगे। अब सेशन सेकंड में क्या आएगा? सेशन सेकंड में जनरल अवेयरेंस और इंग्लिश लैंग्वेज जो ये आएगी, इसमें क्वेश्चन की संख्या 25 होगी और मार्क ऑफ 10 की जो है मैक्सिमम मार्क जो है होगा वो 75 होगा। इसके भी एक क्वेश्चन के मार्क्स वो आपके 3 मार्क्स के होंगे, क्योंकि 25 या 75 फिर हो जाएगा बड़े आराम से। आप लोग इतने समझदार बिल्कुल हैं, मुझे उम्मीद है। और आगे जो है आप लोग इस चैनल से जुड़े रहिए, ताकि आप लोग को इम्पोर्टेंट वीडियो, इम्पोर्टेंट क्लास आप लोगों के लिए जो है यहाँ पर दिया जाएगा और उसको पढ़ के आप लोग अपना सिलेक्शन पक्का कीजिए। तो उम्मीद है ये जो है आप लोगों का जो क्वेश्चन वाला सेक्शन है ये समझ में आ गया होगा। आइए अब आपको आगे लेके चलते हैं। तो यहाँ पर देखते हैं कि कुछ यहाँ पर नया दिया गया। तो आपके यहाँ पर दिया गया है कि कंप्यूटर एग्जामिनेशन विल कंडक्ट इन 2 सेशन 1 एंड सेकंड ऑन द सेम डे। मैंने जैसा कि आपको मैंने बताया कि जो सेशन 1 और सेशन सेकंड है वो सेम डे पे ही जो है वो कंडक्ट करवाया जाएगा। इसमें कोई नई बात नहीं, मतलब नई हैरान होने वाली बात नहीं है। द कैंडिडेट विल गेट 45 minutes to complete session 1 on completion of 45 minute session will get automatically close। 45 मिनट में जब आप सेशन 1 कंप्लीट करेंगे तो सेशन 1 बिल्कुल ऑटोमेटिक क्लोज होके वो दूसरा सेशन ऑटोमेटिक जो है 45 मिनट के बाद सेशन सेकंड स्टार्ट हो जाएगा। जो है सेशन सेकंड 45 मिनट के बाद ऑटोमेटिक स्टार्ट हो जाएगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं इमीडिएटली आफ्टर completion ऑफ सेशन फर्स्ट सेशन सेकंड विल स्टार्ट सेशन सेकंड आल्सो बी 45 मिनट इन इमीडिएटली ऑन completion ऑफ 45 मिनट सेशन सेकंड एंड हैंस द कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन विल बी इंड टू एन इंड। ये जो है 45 मिनट यानी 90 मिनट का जो है ये जब हो जाएगा ऑटोमेटिक वो कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन अपने आप एंड कर देगा। उम्मीद है ये चीज़ें आपको क्लियर हो गई होंगी। आइए आगे चलते हैं। अब यहाँ पर आपको जानना होगा कि क्या इसमें नेगेटिव मार्क है या नहीं है, या कुछ भी चीज़ें जो चीज़ें आपके लिए जानने की ज़रूरत होंगी। तो जैसा कि मैं आपको बता दूं कि कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन कंसिस्ट ऑब्जेक्टिव टाइप मल्टीपल चॉइस। द क्वेश्चन विल बी सेट इन इंग्लिश, हिंदी एंड 13 रीजनल लैंग्वेज फॉर सेशन फर्स्ट एंड जनरल अवेयरेंस सेक्शन ऑफ सेशन सेकंड। तो जैसा कि आप लोगों को मैंने बताया कि जो भी रीजनल लैंग्वेज दिया गया है उन रीजनल लैंग्वेज में सारे आप जो है चूज कर सकते हैं कि आपकी लैंग्वेज किस लैंग्वेज में आपको एग्जाम्स देने हैं। अब आते हैं आपको एक चीज़ मैं आपको यहाँ पे बता दूँ, देयर इज़ ए नो नेगेटिव मार्किंग इन सेशन फर्स्ट। ये आप लोगों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है, आप लोग ध्यान दीजिएगा। देयर विल बी नो नेगेटिव मार्किंग इन सेशन फर्स्ट। आपका सेशन फर्स्ट में कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं होगी। आप लोग यहाँ पर जान लीजिएगा कि कोई भी नेगेटिव मार्किंग सेशन फर्स्ट में नहीं होगी। सेशन फर्स्ट में जो भी चीज़ें आपको जिस तरह भी पेपर देना है अच्छे से, मान लीजिए कोई क्वेश्चन नहीं आ रहा है तो उसको भी आप टिक मार्क करके आ सकते हैं, इसमें कोई बड़ी वाली दिक्कत नहीं है। लेकिन सेशन सेकंड में जो है आपको यहाँ नेगेटिव मार्किंग देखने को मिलेगा, यानी कि मैथ और रीजनिंग में आपको जो है नेगेटिव मार्किंग नहीं मिलेगा। सेशन सेकंड में जो है नेगेटिव मार्किंग आपको मिलेगा जनरल अवेयरेंस और इंग्लिश के जो है सब्जेक्ट में। तो यहाँ पर आप देख सकते ईच सेशन सेकंड देयर विल बी नेगेटिव मार्किंग ऑफ 1 मार्क फॉर ईच रॉन्ग आंसर। 1 मार्क जो है एक क्वेश्चन के लिए जो है आपको एक गलत क्वेश्चन के लिए आपका डिडक्ट किया जाएगा। उम्मीद है आप लोगों को ये समझ में
आ गया होगा। ये सेशन सेकंड के लिए ही है। आइए अब आपको आगे बताता हूँ कि जो है ये मार्क कैंडिडेट कंप्यूटर बेस्ड फार्मूला ये सब चीज़ें तो आपको पता ही है, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। अब आपको नॉर्मलाइज डिटरमाइंड ये तो सब जो है कोई दिक्कत नहीं, एसएससी की चीज़ें हैं। अब आपको एक चीज़ और यहाँ पर बताते हैं कि टेंटेटिव आंसर कीज़ जो कंप्यूटर जो मान लीजिए एग्ज़ाम कंडक्ट हो गया, सारी चीज़ें आपने कंडक्ट की, बहुत अच्छे से एग्ज़ाम दिया और आई होप जो है आप लोग पेपर अच्छा करके और अच्छे से सिलेक्शन हो जाएगा। फिर उसके बाद जब मतलब जब एग्ज़ाम कंडक्ट हो जाता है उसके कुछ दिन बाद जो है एसएससी जो है आंसर की जारी करती है। अब आपको लगता है कि आंसर की में जो है आपको कुछ गलत है, कोई दिक्कत है, हमारा क्वेश्चन सही है या हमारा क्वेश्चन ये बदल दिया गया है या ऐसी भी कोई भी चीज़ें हैं, तो उस पर जो है आप लोगों को जो है एक यहाँ पर देख लीजिए 100 रुपये प्रति क्वेश्चन। आप लोग यहाँ देखिएगा, ये चीज़ें तो बहुत ही गलत है हमारे जो छात्रों के लिए कि हम लोग एग्ज़ाम भी दें, हम लोग मेहनत भी करें, हम लोग सारी चीज़ें हम लोग करें और अगर क्वेश्चन गलत हो गया या कोई चीज़ें गलत हो गई उसकी भी जिम्मेदारी हमारी होगी। हालांकि चलिए मान लेते हैं कि अगर आप लोगों को क्वेश्चन रेज करने की चीज़ें सुविधा हमको दी जाती हैं तो इस पर पेमेंट लगाने की क्या आवश्यकता है। इतने तो छात्र जो है आप खुद देखिए, दिल्ली, इलाहाबाद, प्रयागराज जो कहीं सॉरी मैं इलाहाबाद प्रयागराज 2 बार बोल दिया एक ही चीज़ एक ही जगह का। लेकिन कई स्टूडेंट जो होते हैं अपने कैसे भी करके एक तैयारी करते हैं और उतनी जीविका नहीं होती उनके पास कि वो उस स्तर पर जो है अच्छे से डेवलप कर पाएँ और अच्छे से तैयारी कर पाएँ। लेकिन सीमित संसाधनों में एक मेहनती तरीके से तैयारी कैसे की जाती है, वह हमारे देश के छात्रों से बढ़कर कोई और नहीं जानता है। तो ये सब चीज़ें 100 रुपये लगा देना कोई अच्छी बात नहीं है, लेकिन अब लगा दिए हैं तो क्या कर सकते हैं। आपको क्वेश्चन रेज़ करने के लिए 100 रुपये लगाना पड़ेगा, ये आपको क्लियर हो गया होगा। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये चीज़ें समझ में आ गई होंगी और आगे जो है अब विशेष इसमें कुछ और बताने के लायक नहीं है कि आपके हिसाब से कुछ इम्पोर्टेंट होगा। तो अब आप लोग फॉर्म भरिए और इस चैनल से जुड़िए और इस चैनल के ज़रिए जो है आप लोग अपने सिलेबस की तैयारी कीजिए। और इसी नोट के साथ इस वीडियो का अंत करते हैं और इस चीज़ से अगर कोई अपडेट खबर आती रहती है तो मैं आप सभी के लिए नई वीडियो बनाता रहूँगा और क्लास जो है आप लोग की 2 से 3 दिन में ओपन हो जाएगी। तो उम्मीद करता हूँ कि आप लोग हर क्लास को नियमित तरीके से और नियमित रूप से अटेंड करते रहेंगे। तो आइए हम लोग चलते हैं फाइनली अपने क्वेश्चन की तरफ। तो हमारा क्वेश्चन था कि 18वीं लोकसभा के स्पीकर के रूप में किसे चुना गया है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ओम बिड़ला साहब। ओम बिड़ला साहब को पुनः जो है 18वीं लोकसभा के स्पीकर के रूप में चुना गया है। तो उम्मीद करता हूं कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी और आपके रिगार्डिंग जितने भी आपको समस्याएं थी, जो भी आपकी प्रॉब्लम एसएससी एमटीएस 2024 को लेके जो भी प्रॉब्लम्स थी वैकेंसी को लेके, वो आपकी प्रॉब्लम दूर हो गई होगी। और आप सभी से मेरा निवेदन है कि मेरे स्टडी IQ वर्ड चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। तब तक के लिए आप सभी को मेरा नमस्कार। जय हिंद, जय भारत।